तो आज के सेशंस में हम लोग क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को ले रहे हैं और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल के ऊपर में बात करता है। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके के एक्सप्रेशंस को आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो कोई भी आपका एक्सप्रेशन है जो कि इस फॉर्म में है, यहाँ पे एक फॉर्म मैंने लिखा है, फिर से लिख दे रहा हूँ, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टू an x टू द पावर n। तो ये जो एक्सप्रेशंस है यहाँ पे अगर an 0 के इक्वल नहीं है तो इस एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं nth डिग्री का। अगर उसमें एक कंडीशन है, अगर आपका जो ये कॉफिशिएंट ऑफ x है ये रियल नंबर है और पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे जो डेफिनेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाइड करके समझने का ट्राई करते हैं। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 2, तो क्या ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है? इसको जज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जज करना है कि पावर ऑफ x जो है, पावर ऑफ x जो है क्या वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर ऑफ x क्या है, 1 है और 1 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या कह सकते हैं कि ये होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और इस कारण से आप इस एक्सप्रेशंस को आप पॉलिनोमियल के कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, कौन सा दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/x प्लस x। तो क्या ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं? तो आप कहेंगे अगर हम लोग इस एक्सप्रेशंस को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये एक्सप्रेशन हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो x टू द पावर -1 प्लस x। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पावर ऑफ x है क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है? तो आप पा रहे हैं कि यहाँ पे पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये आपका कैसा इंटीजर है? तो नेगेटिव इंटीजर है और इस कारण से ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। जो बेसिक जजमेंट है वो कैसे मिल रहा है, तो आपको देखना है कि जो एक्सप्रेशंस में वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल पे पावर क्या है। अगर पावर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो आप कहेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल हमने लिया है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि जो पावर ऑफ x है, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को फिर से हम लोग यहाँ पे रीराइट कर लें और लिखें 3x टू द पावर 1/2, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आप देख रहे हैं कि जो पावर ऑफ x है ये हमारा इंटीजर ही नहीं है, तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं रख सकते। पहले वाले सेक्शन में हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस को समझने का ट्राई किया है और ये ट्राई किया है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर गिवन है तो वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब मान लो कि एक पॉलिनोमियल आपका है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो डिग्री के बारे में बताया गया है जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि इस फॉर्म में है 2y² - 3y + 4 और इसकी डिग्री क्या है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए आप कहोगे 2 इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कैटेगराइजेशंस किए हैं पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है तो उस 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा है हमारा, अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इन द सेम मैनर द सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं और फोर्थ डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अब हम लोग ये समझने का ट्राई करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो एक्स की कौन सी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे डेफिनेशंस में लिखा आया है कि एक एक्स की वैल्यू के है, ठीक है, और इस के की वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी के इज इक्वल टू जीरो, तो इस पॉलिनोमियल का के जो होगा वो जीरो कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। एक एग्जाम्पल में हमने एक सिंपल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिया है x प्लस टू। सो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस टू रखूं तो आप देखोगे माइनस टू प्लस टू क्या आएगा, जीरो आएगा। सो इस x की वैल्यू को x इज इक्वल टू माइनस टू इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप x की उस वैल्यू को जीरो कह सकते हो जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, सो अगर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस अगर समझने का ट्राई करें तो आप पाएंगे कि हर एक पॉलिनोमियल को आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप देखें कि आपके पास अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लेते हो तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप पैराबोला के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक पैराबोला की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो पैराबोला की ज्योमेट्री ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकती है, या इस तरीके की हो सकती है, या ऐसे हो सकती है। बट यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही सिचुएशंस हो सकता है, या तो पैराबोला की ज्योमेट्री ऐसे हो सकती है या पैराबोला की ज्योमेट्री ऐसी हो सकती है। ये दोनों ही, इसी दोनों टाइप के पैराबोला इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है, ओपन अपवर्ड, तो हमेशा ही जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। और अगर आपका पैराबोला ओपन है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में तो आप कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकली किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस में की बात की है। अब फिर से हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स पे चलते हैं तो आप पाएंगे कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के ड्यूरेशंस में वो एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है या नहीं भी कट कर सकता है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के कट करने वाली जो पॉइंट होगी उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल के जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकली द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y is equal to px intersect the x axis। अब जरा इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में उसका ग्राफ इस तरीके का आ जाता है तो ये जरूर ही एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सो इस लीनियर पॉलिनोमियल को मैं अभी ax प्लस बी लिख रहा हूँ। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहां पे इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है ये वाली पॉइंट की जो वैल्यू होगी इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट k जीरो है। सो k क्या होगा यहाँ पे इस पैराबोला का सॉरी नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा या जीरो को रिप्रेजेंट करेगा ये वाली x की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो के बारे में भी जजमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं कि अगर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पॉलिनोमियल का तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे आप ये बता सकते हो कि उस गिवन पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है ना, इसके बारे में भी आपको जजमेंट मिलता है और उसके जीरोस के भी वैल्यू के बारे में आपको जजमेंट मिल जाता है अगर किसी भी
पॉलिनोमियल को आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। इसके कम से कम जीरो भी जीरो हो सकते हैं, यानी कि कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगी, बट किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस ही होंगे और इससे ज्यादा उसके जीरोस नहीं हो सकते हैं। यानी कि x की दो ही ऐसी वैल्यू होगी, पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो बना सकती है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखें तो इसके एटमोस्ट 3 जीरोस ही होने वाले हैं। सो अगर आप इस फैक्ट को जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर nth डिग्री का है तो उसके एटमोस्ट n जीरो ही होंगे, इससे ज्यादा जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने जीरोस के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई किया है और साथ में ये भी ट्राई किया है कि किस तरीके से अगर हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से जीरोस की वैल्यू पता लगा सकते हैं या नंबर ऑफ जीरोस को बता सकते हैं। कुछ और भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो एक पॉलिनोमियल का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाया है। दूसरा जो हमारा एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मान लो कि ऐसा है। कैसा है, तो वो इस तरीके का है। और तीसरा जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का है। ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस वाले पॉलिनोमियल के केस में ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो ये जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है उतने पॉइंट पे इसके पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 3 होगा। और ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू होगी, मान लो कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, -1 है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 2 है। यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 0 होगा, सॉरी। इसका कोऑर्डिनेट 1 0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 0 होगा। तो इस वाले पॉइंट पे आप देख रहे हो कि ये जो है ये px की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप कह सकते हैं कि ये वाली जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1, उसके लिए px क्या है, 0 है। ये वाली x की वैल्यू जो 2 है इसके लिए भी px 0 है और ये वाली जो x की वैल्यू जो कि -1 है उसके लिए भी हमारा px क्या है, 0 के इक्वल है। सो आप ये तीन वैल्यू के लिए आप कह सकते हो कि px हमारा 0 है। सो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दिस गिवन पॉलिनोमियल इज 3। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस के बारे में आइडिया दे सकते हो। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस जो यहाँ पे होगा इट विल बी 2। इन द सेम मैनर आप देख रहे हो कि ये जो पॉलिनोमियल है जिसको अभी हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जो जीरोस होगा ये 0 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से आप नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बता सकते हो। ठीक है, सो जो पहली एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी बुक में वो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में ही डिस्कस कर रहा है और यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और हमें बताना है कि इसके कितने जीरोस हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग प्रिसाइसली पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हर एक केस में हमें नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बताना है। सो इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जो होगा इट विल बी 0 since the graph of this polynomial is not intersecting x axis। ठीक है,
इसी तरीके से इस वाले ग्राफ को अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस जो होगा इट विल बी 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखो कि ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो ये वाला पॉलिनोमियल हमारे एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। यहाँ पे आप देखो, अब ये क्या है, ये एक पैराबोला है, तो कहीं ना कहीं ये पैराबोला किस टाइप के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जो जीरोस होगा इट विल बी 2। इन द सेम मैनर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कह सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस of this polynomial is 4 and here the number of zeros is 3. Number of zeros is 3। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से आप नंबर ऑफ जीरोस भी बता सकते हैं और वैल्यूज ऑफ जीरोस भी आप बता सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज कर लिया है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा किसके बारे में है, तो इट इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसके ऊपर में बातें करता है ये वाला हमारा टॉपिक। सो सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को देखते हैं। सो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 हो सकते हैं। सो इस सिचुएशंस में आप पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। सो लीनियर पॉलिनोमियल का एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 होगा, और इसका कोई ना कोई एक जीरो मान लो कि एग्जिस्ट करता है, और उस एक जीरो की वैल्यू अगर k है तो इसके कोएफिशिएंट क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट हमारा जो कोएफिशिएंट है वो a है और b है। सो आप कह सकते हो कि इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, इट विल बी k इज इक्वल टू माइनस b बाई a। So this is the relationship between the zeros and the coefficient in the case of linear polynomial। अब मान लो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c है, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो सम ऑफ जीरोस का इसके कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, तो पहला रिलेशन है हमारा सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप है वो ये बता रहा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर 3 जीरोस हैं, किस फॉर्म में है, तो अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में है। तो पहला जो रिलेशन है इट इज सम ऑफ द जीरोस, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा जो रिलेशन है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस गामा into alpha is equal to c by a। So this is the second relation, and third relation is the product of zeros, it is alpha into beta into gamma, और अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है माइनस डी बाई ए के इक्वल होगा। तो हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन के ऊपर में ही आता है। सो इसको ध्यान से पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है ना। और ये आपको लीनियर का बताया और यहाँ पे क्यूबिक का बताया, तो लीनियर पे भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन क्यूबिक हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को ऐड करने के पर्पज से हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, ठीक है, और वहां पे आप किस तरीके से
पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर आपको जीरोस गिवन हो तो किसी भी पॉलिनोमियल को, उस जीरोस वाले पॉलिनोमियल को आप इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या किसी भी पॉलिनोमियल का आपका सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के गिवन इंफॉर्मेशन से आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो k की वैल्यू है ये किसी रियल की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग वो पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसके ऊपर में हम लोग डिस्कशंस करते हैं। और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा जो है, एक मिनट आप होल्ड करेंगे, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा 2.2 है। सो अभी हम लोग 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2.2 के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को ले लिया है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है जरा हम लोग समझते हैं पहले, फिर वन बाय वन क्वेश्चन को ले लेंगे। तो जो स्टेटमेंट है, पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रिसाइसली पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So सबसे पहले हमें जो given quadratic polynomial है, इस given quadratic polynomial के zeros निकालने हैं। फिर हमें क्या करना है, तो verify करना है relationship between zeros and the coefficient. zeros और coefficient के बीच में relationship को भी verify करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और इस प्रॉब्लम को करके देखते हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझने का ट्राई करते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, तो हमें इसकी जीरोज निकालनी है, यानी कि जीरोज एक्स की कैसी वैल्यू होती है, तो जीरोज एक्स की वो वाली वैल्यू होती है जिसके लिए पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो की इक्वल होती है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है, और उस इक्वेशंस के लिए x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जो जिस वैल्यू के लिए px हमारा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। सो हियर आई एम गोइंग टू पुटिंग द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू जीरो। सो px इज इक्वल टू जीरो हमने लिख लिया है। सो px की वैल्यू क्या है, तो px की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो इसको फैक्टराइज करने का जो हमने 9th क्लास में एक मेथड सीखा था वो क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के हेल्प से मैं इसको फैक्टराइज करने वाला हूँ। तो 8 के अगर प्राइम फैक्टर्स आप देखोगे तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, ठीक है। सो अभी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो आपको 2 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा, और 4 इंटू माइनस 2 करोगे देन यू विल गेट माइनस 8। सो वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म एज, तो आप मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू एक्स लिखेंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को जरा हम लोग ओपन करेंगे, देन यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 4x, और इस माइनस के कारण ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब आप फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन लेने वाले हो, तो कॉमन आप देख रहे हो कि फर्स्ट टू टर्म में x है, सो x माइनस 4 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लास्ट टू टर्म से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप देख रहे हो कि लास्ट टू टर्म में 2 कॉमन है, सो यू विल गेट x माइनस 4। सो आप देख रहे हो कि इन दोनों टर्म में, ये दोनों टर्म में आप देख रहे हो कि x माइनस 4 क्या है, कॉमन है। सो आप लिख सकते हो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आपने क्या किया है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन लीनियर फैक्टर्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। सो व्हेन x minus 4 is equal to 0,
x is equal to 4. So this is the first zero of the given quadratic polynomial, and x plus 2 is equal to 0. So x is equal to -2. So these are the two zeros of the given quadratic polynomial. अब हमें क्या करना है, तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहला जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, इट इज सम ऑफ द जीरो। सो सम ऑफ द जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/b। ठीक है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है। तो अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू क्या है, तो -2 है। अगर हम लोग इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करें, जो कि ax² bx प्लस सी है, तो यहाँ से आपको कॉफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी कंपेयर करने पे। सो a की वैल्यू क्या यहाँ पे मिलने वाली है, तो a की वैल्यू तुम्हें 1 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी, तो b की वैल्यू -2 मिलेगी, और c की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो c की वैल्यू आपको -8 मिलने वाली है। अब इन सारी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है, तो 4 आई है, ठीक है ना। और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, तो बीटा की वैल्यू -2 आई है। यहाँ पे बी कॉफिशिएंट हमारे किसके इक्वल है, तो -2 के इक्वल है, और जो ए कॉफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, तो 1 के इक्वल है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 -2 आएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। सो 4 - 2 इज 2, सो 2 इज इक्वल टू 2। सो पहला रिलेशनशिप यहाँ पे देख रहे हो कि वेरीफाई हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन क्या है, तो सेकंड रिलेशन हमारा कहता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। हियर अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू 4 है, अल्फा की वैल्यू 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू -2 है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू -8 है, और ए की वैल्यू 1 है। तो 4 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और आपका यहाँ पर भी -8 आ जाएगा। सो लेफ्ट एंड राइट में साइड में आप -8 पा रहे हो। तो इस तरीके से आपने दोनों ही रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। पहले स्टेप्स में हमें क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, जो यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। और सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आप लोग खुद से ही ट्राई करके देखना। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है वो मैं ले रहा हूँ, और सिंपल वाली क्वेश्चन आप खुद से ही करके देख लेना। अगर दिक्कत आती है तो मेरे से फिर डिस्कस कर लेना। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप करके देखो, नहीं होता है तो मुझे मैसेज करो या क्लास में आके डिस्कस कर लो, ठीक है। अभी हम लोग फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक से क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, करना वही है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, and the second step we have to verify the relationship between the zeros and the coefficient of given quadratic polynomial. So इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा है वो क्या है, तो px की जो वैल्यू है ये हमारा ये दे रखा है, px इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x, ठीक है। सो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा गिवन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 6x - 7x - 3। तो इस तरीके से हमने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस के। और ये क्यों करते हैं, इसका लॉजिक मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो px को मैंने जीरो से इक्वेट कर लिया है। हमेशा ही स्टेप को यूनिफॉर्म रखना है ताकि एक सिस्टमेटिक वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। सो px को जीरो से इक्वेट किया, अब क्या है 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करके इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का वे क्या है, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट
-18। अब 18 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो 2 9 3 3। सो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9। अब 9 में से अगर 2 माइनस करोगे तो आपको मिडिल टर्म आ जाएगा। सो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6x² और 7 के लिए लिखने वाले हैं 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 9x और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म से, तो आप देख रहे हो कि 3x कॉमन है। सो आपको यहाँ पे मिलेगा 2x और यहाँ मिलेगा 3। इन द सेम मैनर यहाँ पे लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हमेशा ही कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 कॉमन लोगे तो 2x माइनस 3 यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस 3 और दूसरा जो फैक्टर होगा इट विल बी 3x प्लस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो व्हेन 2x minus 3 is equal to 0, this implies that 2x is equal to 3. So x is equal to 3 by 2. So this is the first 0 of the given quadratic polynomial. And now 3x plus 1 is equal to 0. So this implies that 3x is equal to minus 1. So finally x is equal to minus 1 by 3. So these two are the zeros of given quadratic polynomial. Now we have to verify the relationship between the zeros and the coefficient of given quadratic polynomial. So first relationship is sum of the zero. So alpha plus beta is equal to minus b by a. तो आप देख रहे हो कि जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए हमारा अल्फा क्या है, तो अल्फा 3/2 है और बीटा हमारा क्या है, तो बीटा हमारा -1/3 है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ये जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर कंपेयर करो, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जब भी आप इसको कंपेयर करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू 6। वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, इट विल बी -7 एंड वैल्यू ऑफ सी क्या होगा, तो यहाँ पे -3 है। अब हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो b की वैल्यू हम लोग यहाँ पे -7 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे 9 आपको मिलेगा, यहाँ माइनस का साइन होगा और यहाँ पे 2 मिलेगा। सो यहाँ पे आ रहा है आपको राइट हैंड साइड में 7/6 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देख रहे हो 7/6 ही आ रहा है। सो इस तरीके से पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो जा रहा है। अब सेकेंड वाले रिलेशनशिप को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो सेकेंड हमारा रिलेशनशिप जो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। once again we will take the value of alpha from the given quadratic polynomial. So अल्फा इज 3/2, यहाँ पे अल्फा क्या है 3/2 है। बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बीटा की वैल्यू -1/3 है। सी क्या है, तो सी हमारा है -3, पहले ही निकाला है हमने। ए की वैल्यू कितनी निकाली है, तो 6 निकाली है। अगर इसको कैंसिल करो यहाँ पे 1, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। इससे भी कैंसिल करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यू हैव -1/2 इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो -1/2। सो आपका इस तरीके से दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे फोर्थ, एक क्वेश्चन लेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आपको खुद ही करके देखना है। अगर दिक्कत आती है तो कम्युनिकेट करना है। सो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है और क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे u वेरिएबल है हमारा। सो 4u² + 8u हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो आप क्या पाएंगे, a की वैल्यू जो यहाँ पे आपको मिलेगी वो मिलेगी 4, b जो होगा ये 8 होगा और c यहाँ पे क्या है 0 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से कंपेयर करके आप गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इस वाले भी क्वेश्चन में वही करना है जो अभी हम लोगों ने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जीरोस फाइंड आउट करने वाले हैं, फिर उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं जीरोस फाइंड आउट करने के स्टेप्स को। सो सबसे पहले हमें लिखना है पुटिंग pu is equal to 0, pu is equal to 0. So here pu is 4u square plus 8u is equal to 0. So यहाँ पे इन दोनों टर्म से क्या कॉमन लोगे, तो 4u आप कॉमन ले सकते हैं, सो u प्लस 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, सो यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर हैं, एक 4u है, सो 4u को जब 0 से इक्वेट करोगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4 आ जाएगी और इस तरीके से u की वैल्यू 0 आ रही है। और जो सेकंड आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर उसको भी 0 से इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू इस तरीके से -2 आ जा रही है। तो आपने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में वी हैव टू verify the relationship between the zeros and the coefficient of the given quadratic polynomial. So here alpha plus beta is equal to minus b by a. Here value of alpha is 0 and beta is -2. b की वैल्यू क्या हमने निकाली है, तो b की वैल्यू हमने 8 निकाली है और ये 4 निकाली है, तो कैंसिल करोगे तो अगर 4 से तो 4 1 जा एंड 4 2 जा, सो फाइनली यू हैव -2 इज इक्वल टू -2। सो इस तरीके से पहला रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब सेकंड रिलेशनशिप क्या है, सेकंड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड इट इज इक्वल टू c/a। अब हम लोग फिर से अल्फा की वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा हमारा क्या है -2 है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है और a की वैल्यू क्या है 4 है। सो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों ही साइड में 0 0 आ रहा है। सो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो ये फिफ्थ क्वेश्चन इस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है और बच्चे मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं जिनको आपको करना है और अगर करने में दिक्कत आती है तो मुझे बताना है। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा t² - 15 है। सो अगर फिर से इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ax² bx प्लस c, तो इस सिचुएशंस में a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b वाला टर्म ही अवेलेबल नहीं है तो 0 होगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो c की वैल्यू -15 आ जाएगी। तो इस तरीके से a b c निकाल लिया है। अब क्या करना है हमें गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। सो हम लोग लिखने वाले हैं putting given quadratic polynomial to 0. So putting pt is equal to 0. So this implies that t² - 15 is equal to 0. So 15 को we can write as √15 और फिर इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर दें तो ये फिर से 15 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, तो वो है a² - b²। सो इट इज इक्वल टू द a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो अगर इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लगाया जाए तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लीनियर फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, तो एक बनेगा a t प्लस √15 और दूसरा जो लीनियर फैक्टर होगा t माइनस √15 और इन दोनों लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट है 0 के इक्वल है।
तो आप लिख सकते हैं कि when t plus root under 15 is equal to 0, in that case t is equal to minus root under 15, and when t minus root under 15 is equal to 0, then t is equal to root under 15. So these are the two zeros of the given quadratic polynomial. Now we have to verify the relationship between zeros and the coefficient. So हमारे यहाँ पे पहला जो रिलेशन है ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। सो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है, एक मिनट होल्ड करेंगे हम लोग। जो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 15 है। यहाँ पे बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, तो बी की वैल्यू 0 निकाली थी, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही। तो देख रहे हो कि लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ही साइड में 0 आ रहा है, तो पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो रहा है। दूसरा रिलेशन क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, रूट अंडर 15 है, और इधर बीटा की वैल्यू कितनी है, तो रूट अंडर 15 है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है -15 और ए की वैल्यू 1 है। सो फिर से देख रहे हैं कि लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको हमारा -15 और -15 आ रहा है। सो इस तरीके से आपका रिलेशनशिप यहाँ पर भी वेरीफाई हो जा रहा है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया, तो अलग अलग सिचुएशंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे थे, और हर एक सिचुएशंस में हमने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकाला, साथ में हमने जो कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग जरा सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। तो सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग क्रॉप करके अपने ब्लैक बोर्ड पे ले चलते हैं, और फिर वहां पे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हम लोग प्रिसाइसली पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। यहाँ पे ये sum of the zeros है और ये product of the zeros है, और ये किसी न किसी पॉलिनोमियल का sum of the zeros है और product of the zeros है। तो वो पर्टिकुलर हमें पॉलिनोमियल यहाँ पे बताना है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बेसिकली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो इस वाले फॉर्मूला में अगर सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। वेयर यहाँ पे एक स्टेटमेंट और भी ऐड कर लेना है, वेयर के इज इक्वल टू एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, यहाँ पे के की कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हो। तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर से नीचे सब्सटीट्यूट कर दें जो गिवन क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 है, तो हमने यहाँ पे 1/4 रख दिए, तो 1/4 इंटू एक्स आ गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने -1 रखी है। सो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, फाइनली यू हैव के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अगर आप चाहो आंसर के साथ अगर मैच करना चाहते हो तो के की कोई भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बट आंसर मैच करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, के की वैल्यू 4 रखनी चाहिए। ये आप 4 नहीं भी रखो तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है। बट के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, ठीक है। सो फाइनली यू विल गेट 4x स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे 1 इंटू 4 तो 4 आ जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है
जिसका सम ऑफ द जीरोस क्या होगा 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा -1 होगा। तो ये आंसर मैच करने के लिए हम लोगों ने k की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट की है। आप चाहो तो k की वैल्यू कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके एक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है कि इस क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड और भी है, तो अभी मैं उस ऑल्टरनेटिव मेथड को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पहले ये एक मेथड जो है उसको अच्छे से सीख लो, फिर ऑल्टरनेटिव मेथड हम लोग किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो कि एक क्वेश्चन और भी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, सो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है। अब देखो कि थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, इस थर्ड क्वेश्चन में जो हमारा सम ऑफ द जीरोस है अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है अल्फा इंटू बीटा हमारा √5 है। फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है? पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। सो वेयर k इज इक्वल टू एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप लोग यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू डालो, सम ऑफ द जीरोस क्या है, तो सम ऑफ द जीरोस आपका 0 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा जो आने वाला है यहाँ पे वो आपका है √5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू रख दी है। सो फाइनली यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस √5। सो अगर हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू, वेयर k की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बट व्हेन k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू अगर आप 1 रखो तो जो px की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस √5। सो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप एक बार अटेम्प्ट करो, अगर दिक्कत आती है तो फिर मेरे से कम्युनिकेट करो, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने, आप देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग ने एक्सरसाइज 2.2 के भी मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करो और देखो, इंश्योर करो कि जो मैंने डिलीवर किया है वो बेसिकली वो मेथड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आज के पूरे इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे एक चैप्टर को कवर किया है, पॉलिनोमियल को, ठीक है। ये आपके क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। तो पूरे एक ही वीडियो लेक्चर्स के सेशंस में हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज को भी कवर किया, 2.2 एक्सरसाइज को भी कवर किया, साथ में इसके रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे उसको भी डिस्कस किया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं।